हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं दीपक सिंह और आज का हमारा टॉपिक है कार्नेटिक वॉर। कार्नेटिक वॉर आप सभी ने नाम सुना होगा कि इंडिया में, इससे पहले मैं जो सेशन ले चुका हूँ उसके आगे का टॉपिक है। आपने नाम सुना होगा कि इंडिया में 5 यूरोपीय शक्ति आई थी। उनमें सबसे पहले पुर्तगाली थे, दूसरे जो थे वो थे डच, तीसरे थे ब्रिटिश, चौथे थे आपके डेनमार्क से आए हुए डेंस और पांचवी थी सबसे बड़ी शक्ति जो इंग्लैंड को टक्कर दे सकती थी, वो थी फ्रांस, जो 1664 में भारत आई थी। तो फ्रांस से पहले की जितनी भी शक्तियां हैं, जो भी यूरोपियन पावर्स दे केम बिफोर द फ्रांस इन इंडिया, द फर्स्ट वन वी टॉक अबाउट द पोर्चुगीज को मैट्रिमोनियल अलायंस से ब्रिटेन ने बहुत ही समझदारी से बाहर कर दिया। पोर्चुगीज के बाद डच थे। डच ने अपना विज़न स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि भाई हम यहाँ पे आए हैं, हम यहाँ पे स्पाइसेस का ट्रेड करेंगे, मसालों का ट्रेड करेंगे, और जिन जिन एरियाज़ में स्पाइसेस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है वो एरियाज़ हमें दे दीजिए और हम वहाँ ट्रेड करेंगे, मुझे दुनियादारी से कोई मतलब है नहीं। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि ब्रिटेन इंडिया में भी था, इंडोनेशिया, मलेशिया, सुमात्रा, जावा के आइलैंड में भी था जहाँ पे स्पाइसेस का प्रोडक्शन ज़्यादा था, और सेम पोजीशन डच की थी। डच भारत में भी था और इंडोनेशिया, मलेशिया, सुमात्रा, जावा इन आइलैंड्स पे भी था। तो डचों को ब्रिटेन ने बोला कि देख भाई, तुम्हें स्पाइसेस से मतलब है, तुम इंडोनेशिया, मलेशिया, सुमात्रा, जावा की स्पाइसेस के आइलैंड तुम रख लो, और तुम्हारा जो एरिया इंडिया में वो तुम मुझे दे दो, हमारा जो एरिया उन आइलैंड्स पे है साउथ ईस्ट एशिया के आइलैंड में, वो हम तुम्हें दे देते हैं। मान जाओ तो अच्छी बात है, वरना आके युद्ध करो। अभी फ्रांस डच स्टार्टिंग में इतना पावरफुल भी नहीं थे कि वो लड़ पाएँ। तो डचों ने सोचा कि यार लड़ने से अच्छा है कि कुछ मिल रहा है तो चलो हम लोग स्पाइसेस आइलैंड ले लेते हैं, हमारा मेन जो मोटिव है वो तो बस केवल हमारा ट्रेड करना है। तो डच चले गए, उन एरियाज़ को ले लिया और भारत से डच चले गए। इस तरीके से डच को भी साइड कर दिया किसने? ब्रिटेन ने। अब ब्रिटेन के बाद में डेनमार्क आया। डेनमार्क बिल्कुल पास में था, डेंस आया था। तो डेंस उतना पावरफुल नहीं थे, तो वो बस एक कुछ आते हैं, वो तो डेट मालूम है सबको, 1616 में आए, लेकिन वो यहाँ तक कब तक काम करेंगे, क्या करेंगे, एक बस ट्रेडिंग इफ़ेक्ट बन के रह गए और फिर यहाँ से चले गए। फिर आती है एक बहुत ही बड़ी शक्ति यूरोप की, जिसका नाम है फ्रांस। फ्रेंच कंपनी इंडिया आती है, 1664 में कंपनी बनी। जब ये भारत आई, तो भारत में जब ये आए तो इन दोनों ने मर्केंटाइल वॉर लड़ा आपस में, और ये दोनों मर्केंटाइल वॉर का टाइम चल रहा था ये। और इन दोनों की जो बैटल आपस में हुई वो बैटल ऑफ सीरीज है, और उसी बैटल ऑफ सीरीज को हम बोलते हैं कार्नेटिक वॉर, कर्नाटक युद्ध। ठीक है, ये 3 बैटल हुई थी, 3 युद्ध हुए थे। पहला द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, ठीक है, जो हुआ था उसको मैं आपको स्लाइड में दिखा देता हूँ। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर 1664 से 1748 के बीच हुआ था। सेकेंड कार्नेटिक वॉर जो हुआ था वो 1749 से 1754 के बीच हुआ था। एंड थर्ड कार्नेटिक वॉर वॉज बिटवीन 1756 टू 1763। कुछ लोग बोलेंगे 1757 से हुआ था, लेकिन इफेक्ट स्टार्ट हो गया था 56 में, इसलिए हम डेट काउंट करते हैं थर्ड का 1756 से 1763। ठीक है, अब तीनों जो वॉर हुए थे, इन तीनों वॉर को हम एक सीरीज़ में देखेंगे। मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी में बताऊंगा ताकि आपको बहुत आसानी से दिमाग में बैठ जाए। हमारे जो भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे यूपी पीसीएस का मेंस का एग्ज़ाम हो, या एमपीपीएससी हो, या यूपीएससी हो, तो यूपीएससी में खैर क्वेश्चन बहुत ही एनालिटिकल आता है, वो भी मैं लास्ट में बताऊँगा क्या आएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से यूपीएससी में बन सकते हैं, आईएएस पेपर में, और मेंस में एमपीपीएससी और आपके यूपीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पोर्शन को हम देखेंगे बहुत ध्यान से, कहानी में आपको समझाऊंगा।
तो देखिए, जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था 1746 से 48 के मध्य लड़ा गया था, इसका कारण क्या है, कॉज क्या है? इन 1740 में द वॉर ऑफ द ऑस्ट्रियन सक्सेशन ब्रोक आउट इन यूरोप. ग्रेट ब्रिटेन वॉज ड्रॉन इन टू द वॉर इन 1744 अपोज टू फ्रांस एंड इट्स एलाइज. मैं आपको बता दूं, 1740 में यूरोप में ऑस्ट्रिया, मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंस रखने वाली कंट्री थी उस समय यूरोप में, क्योंकि उसके पास में कुछ ऐसे एरियाज़ थे जिनके पास में बोला जाए कि बहुत ही रिजर्व कोल मिनरल्स, आयरन रिजर्व्स पाए जाते हैं जिन एरियाज़ में, वो एरियाज़ ऑस्ट्रिया के अंडर में थे. और फ्रांस में आपको बता दूं कि चाहे अभी की बात कर ले या पहले की बात कर ले, फ्रांस इज़ द सिंगल कंट्री ऑफ यूरोपियन कंट्रीज ग्रुप जिसके पास में कोई भी रिसोर्सफुल एरिया नहीं है. विदाउट रिसोर्सफुल एरिया, विदाउट रिसोर्स कंट्री है फ्रांस. तो इसीलिए फ्रांस इंटरनेशनल मैटर्स में आप काफ़ी बार देखोगे इंटरफेयर करता है कि उसे कोई तो एरिया मिल जाए जहाँ पे रिसोर्स हो. और कोल और आयरन के बिना आप समझते हैं कि मॉडर्नाइजेशन को अचीव कर पाना कितना मतलब कठिन है. एक हिसाब से देखा तो इम्पॉसिबल है, लेकिन अब इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल है. तो देखिए उसको कैसे बनाया इन्होंने. तो ऑस्ट्रिया में क्या हुआ था कि ऑस्ट्रिया में मारिया थेरेसा, ठीक है, मारिया थेरेसा जो वहाँ पर प्रिंसेस बनने वाली थी, उनको लेकर दो देश, कई देश यूरोप के भिड़े हुए थे, लेकिन दो देश आपस में आमने सामने हो गए थे. पहला इंग्लैंड और दूसरा फ्रांस. फ्रांस चाहता था कि ऑस्ट्रिया में अगर मेरे साइड का आदमी या मेरा नॉमिनेटेड आदमी अगर वहाँ का किंग या क्वीन बना तो भैया हमें रिसोर्सफुल एरिया मिलेगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स नहीं है. इंग्लैंड चाहता था, इंग्लैंड के पास रिसोर्स था, उसको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इंग्लैंड चाहता था अगर फ्रांस का पर्सन बैठ गया तो फ्रांस को रिसोर्स मिल जाएगा और फ्रांस बिकम मोर पावरफुल देन इंग्लैंड. तो इंग्लैंड तो ये नहीं चाहेगा कि फ्रांस कैसे भाई मुझसे पावरफुल होकर यहाँ बैठ जाए. तो इस सिचुएशन में कनाडा में फ्रांस थे, अमेरिका में ब्रिटेन थे, और दुनिया में जहाँ जहाँ भी ये फैले हुए थे, वैसे भारत में भी फैले हुए थे. भारत में पौंडीचेरी जो है, साउथ में आपको मालूम होगा, पौंडीचेरी जो एरिया है उस एरिया में थे फ्रांस का सेटलमेंट था, और मद्रास के एरिया में सेटलमेंट था ब्रिटेन का. और ये दोनों एरिया जो थे, ये दोनों एरिया आते थे एक खास नवाब के रूल में, एक खास स्टेट में आते थे. जिस स्टेट का नाम था कर्नाटक स्टेट. इसीलिए इस युद्ध को बोला गया है कर्नाटक युद्ध, कार्नेटिक वॉर, क्योंकि उस स्टेट का नाम ही कार्नेटिक था. और इसके उसी स्टेट के नॉर्थ में था मद्रास और उसके थोड़ा सा ही साउथ में था पौंडीचेरी. और कर्नाटक की कैपिटल जो थी वो कैपिटल थी ऑरकॉट. ध्यान दीजिएगा, वो कैपिटल थी ऑरकॉट. जब देखेंगे इस पोर्शन में एक बार देखेंगे आप कि मैं आपको पहले लोकेशन समझा दूँ. ये साउथ इंडिया का पूरा ये लोकेशन है, ये जो आप देख रहे हो ये साउथ इंडिया का पूरा लोकेशन है. इस लोकेशन में आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट है ये है मद्रास. मद्रास के बाद आप देखेंगे कि ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वहाँ पे, देखिए तंजौर. और यहाँ पे आप देखेंगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या, पौंडीचेरी. और मद्रास किसका सेटलमेंट था, ब्रिटेन का, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिटेन BR. पौंडीचेरी किसका सेटलमेंट था, फ्रांस का, FR लिखा हुआ है. ठीक है. उसके बाद देखेंगे कि ये जो पूरा स्टेट था, इस स्टेट को बोला जाता था कर्नाटक. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऐसे फैला हुआ स्टेट था और इस स्टेट को बोला जाता था कर्नाटक. तो जो कार्नेटिक स्टेट था, इसकी कैपिटल जो थी वो कैपिटल बोला जाता है कि ये थी ऑरकॉट. कौन सी थी कैपिटल, ऑरकॉट वॉज द कैपिटल ऑफ कार्नेटिक स्टेट. ठीक है, आया समझ में. मद्रास ब्रिटेन का सेटलमेंट, ब्रिटेन वहाँ था. पौंडीचेरी फ्रांस का सेटलमेंट. ऑरकॉट कैपिटल है. और जहाँ के जो नवाब हैं, याद रखिए, जहाँ के जो नवाब हैं उनका नाम क्या था, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश गवर्नर थे मॉर्से. याद रखिएगा, इंग्लिश गवर्नर जो थे उनका नाम था मॉर्से. नवाब ऑफ कर्नाटक जो थे, ठीक है, नवाब ऑफ कर्नाटक जो थे उनका नाम था अनवरुद्दीन.
और इस युद्ध में, इस बैटल में मैं आपको बता दूँ एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एक घटना होगी, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ पहले ही कि वो आखिर घटना होगी क्या। तो उसमें होगा क्या कि एक फ्रांसीसी गवर्नर होता है जो मॉरिशस का होता है, लॉर्ड बॉर्डनेस, वो भी फ्रांसीसी रहता है। इसकी मदद से जो फ्रेंच गवर्नर है, फ्रेंच गवर्नर का नाम मैं आपको बता दूँ ड्यूप्ले नाम रहता है, फ्रेंच गवर्नर का नाम होता है ड्यूप्ले। ड्यूप्ले क्या करेगा कि ये जो एरिया है यहाँ पे, ठीक है, मद्रास के एरिया को जीत लेगा। तो उसकी कहानी कैसे स्टार्ट होती है याद रखिएगा। जब ऑस्ट्रियन सक्सेशन का वॉर कहाँ पर शुरू हुआ, ये वॉर शुरू होता है आपके यूरोप में, और यूरोप के वॉर को इंडिया आने में ज़्यादा देरी नहीं लगती है। लेकिन इंग्लिश गवर्नर मॉर्से और फ्रांस का जो गवर्नर था ड्यूप्ले, याद रखिएगा, इंग्लिश गवर्नर मॉर्से और फ्रांस का गवर्नर था जो ड्यूप्ले, इन दोनों ने आपस में एक बात की। बात क्या की? इन्हें बोला कि देख भाई वहाँ कुछ भी हो रहा है, हम दोनों आपस में न्यूट्रल रहेंगे, हम दोनों आपस में नहीं भिड़ेंगे, कुछ भी हो हम दोनों आपस में नहीं लड़ेंगे, टू बी न्यूट्रल। और यही बात ये लोग जाकर अनवरुद्दीन को भी बोलते हैं कि भाई देखो हम दोनों आपस में नहीं लड़ेंगे। और अनवरुद्दीन भी चाहता है कि हाँ ठीक है, तुम यहाँ शांति से व्यापार करो, मेरे राज्य में तुम दोनों तो लड़ाई का नाम मतलब युद्ध का नाम तो लेना ही मत। अच्छा, बात हो गई, सब कुछ फिक्स्ड आउट हो गया। लेकिन मॉर्से थोड़ा सा दिमाग लगा बैठा। मॉर्से को लगा कि फ्रांस की नवल पावर उतनी पावरफुल नहीं है जितनी नवल पावरफुल है इंग्लैंड की। तो इन्होंने अपने अफ्रीका के कुछ नवल बेस से कुछ नौसैनिक जहाज़ मंगाए, नवल शिप्स जो थे, फाइटर शिप थे, उनको बुलाया गया ताकि फ्रांस को अब हरा कर यहाँ से भगा दिया जाए। ये बात जैसी ड्यूप्ले को पता चलती है, ड्यूप्ले तुरंत अपने फ्रेंड को बोलता है कि भाई देख, बॉर्डनेस जो मॉरिशस का गवर्नर था उसको बोलता है कि देख भाई यहाँ पे ज़रूरत है, अब आ जाओ, और हमारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है, इंग्लैंड हम पे अटैक कर सकता है, अगर तुम आओगे तो हम दोनों मिलकर जो भी चीज़ लूटेंगे उसमें बराबर का अधिकार रखेंगे। तो लॉर्ड बॉर्डनेस अपने फ़ायदे के लिए चला आता है। लॉर्ड बॉर्डनेस आता है और पहुंच जाता है कहाँ पे, तो याद रखिएगा कोरोमंडल, ये जो एरिया आपको दिख रहा है मद्रास के जो सॉरी मैं आपको बताता हूँ, मद्रास का ये जो एरिया है, ठीक है, एक सेकेंड, मद्रास का ये जो एरिया है नॉर्थ वाला कोरोमंडल कोस्ट, यहाँ पे लॉर्ड बॉर्डनेस अपने जहाज़ लेकर आके अपना सेटलमेंट कर लेता है। और इन लोगों ने पौंडीचेरी से यहाँ से ड्यूप्ले आ जाता है, ड्यूप्ले साउथ से, लॉर्ड बॉर्डनेस नॉर्थ से, और दोनों मिलकर मद्रास पे अटैक कर देते हैं और मॉर्से वहाँ से भाग खड़ा उठता है। मॉर्से को डिफीट कर दिया जाता है। देखिए, मॉर्से को डिफीट करके मद्रास को इंग्लैंड की नवल शिप आने से पहले ही कैप्चर कर लिया गया। मॉर्से भागता हुआ, खैर गलती थी मॉर्से की, लेकिन फिर भी अब अनवरुद्दीन से वादा हुआ था तो मॉर्से भागता हुआ पहुंचा अनवरुद्दीन के पास में ऑरकॉट। और मॉर्से ने अनवरुद्दीन से बोला कि देखिए, हमारे ऊपर इन्होंने अटैक कर दिया है, बल्कि हमारे बीच में बात हुई थी कि हम दोनों आपस में नहीं लड़ेंगे। तो बोले हाँ यार, बात तो हुई थी, अब इन्होंने अटैक क्यों किया? तो तुरंत अनवरुद्दीन ने अपनी सेना भेजी। तो ड्यूप्ले कहता है कि अरे मैंने तो ये नवाब के लिए जीता है। तो नवाब कहते अच्छा ठीक है, तुम इसको वापस कर दो। तो नवाब कहते, तो ड्यूप्ले मान जाता है। ड्यूप्ले कहता है कि ठीक है, मैं इसको वापस तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पे, कि मैं दोबारा जब चाहूँ तब इसको जीत सकता हूँ। तो बोल दिया अनवरुद्दीन ने, ठीक है भाई, तुम दोबारा जब भी तुम चाहो इसके ऊपर अटैक करके इसको जीत सकते हो। इस शर्त पे वो उसको छोड़ देता है। जैसे ही छोड़ता, उसके थोड़े समय बाद मद्रास के ऊपर 2 या 3 दिन बाद अटैक कर दिया जाता है, और अटैक करके मद्रास को फिर से जीत लेता है। कौन? भाई साहब ड्यूप्ले। अब अनवरुद्दीन को ये पता चलता, अनवरुद्दीन आरकॉट से अपनी सेना भेजता है। अब अनवरुद्दीन आरकॉट से अपनी सेना भेजता है और उधर से फ्रेंच आर्मी, दोनों आपस में लड़ते हैं और अनवरुद्दीन की आर्मी हार जाती है, और उसी को नाम दिया गया है बैटल ऑफ सेंट थॉम।
1748 में हुआ था ये बैटल, याद रखिएगा। दिस बैटल वॉज हैपेंड इन 1758, बैटल ऑफ सेंट थॉम। अब आपको दिख रहा होगा बैटल ऑफ सेंट थॉम 1748। इसमें अनवरुद्दीन की सेना को हरा देता है ड्यूप्ले। नाउ ड्यूप्ले पावरफुल। किसको हरा दिया? नवाब को। पूरे साउथ में हाहाकार, भाई साहब फ्रांसीसियों ने नवाब को हरा दिया बैटल ऑफ सेंट थॉम में। लेकिन मद्रास में कुछ समय तक तो रहे, लेकिन फिर क्या होता है कि लॉर्ड ऑर्डिनेंस और इनके बीच में जो बात हुई थी रकम की, या जो भी ब्राइब की बात हुई थी या लेन देन की, ये दोनों में साठगांठ बैठ नहीं पाती है। लॉर्ड ऑर्डिनेंस अपना कुछ पैसा लेकर यहाँ से चला जाता है। तो ड्यूप्ले को लगता है यार अब तो मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं रहा लॉर्ड ऑर्डिनेंस के जाने के बाद। तो वो क्या करता है कि जैसे ही इंग्लैंड में ट्रीटी होती है एक्स-ला-चैपल, ये इंग्लैंड में ट्रीटी साइन हुई थी 1748 में, और ये ट्रीटी साइन हुई थी ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के बीच में, जो फ्रेंच और इंग्लैंड लड़ रहे थे इसको ख़त्म करने के लिए। तो जब ये वहाँ पे ट्रीटी को एबॉलिश किया गया, मतलब वो वॉर को एबॉलिश कर दिया गया, वॉर को स्टॉप कर दिया गया, पीस ट्रीटी हो गई। तो सेम यहाँ पर भी उसी ट्रीटी के अंडर में मद्रास को वापस इंग्लैंड को देकर ड्यूप्ले वापस पौंडीचेरी में सेटल हो जाता है। लेकिन अब ड्यूप्ले कहाँ मानने वाला था? क्यों? क्योंकि ड्यूप्ले तो अब पावरफुल हो चुका था, अब ड्यूप्ले एम्बिशियस हो चुका था, ड्यूप्ले ने नवाब को हराया था, ड्यूप्ले की महत्वाकांक्षाएं मानने वाली नहीं थी। तो अब ड्यूप्ले का अगला जो इंटरफेरेंस होगा, ड्यूप्ले का बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होना, ड्यूप्ले का इंडियन साउथ इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना, स्पेशली इन टू स्टेट्स हैदराबाद एंड कर्नाटक, ये कारण बनेगा सेकेंड कार्नेटिक वॉर का। दैट वाज द रीजन दैट बिकेम द रीजन ऑफ सेकेंड कार्नेटिक वॉर। देखते हैं कैसे सेकेंड कार्नेटिक वॉर का रीजन बनता है। देखिए उस समय क्या था, बहुत ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को, इम्पोर्टेंट है। उस समय क्या था कि कर्नाटक जो है उसमें उसका जो प्रेजेंट रूलर था वो कौन था? अनवरुद्दीन। और कर्नाटक में रूलर बनने का ख्वाब लेकर जो जी रहा था वो कौन थे भाई साहब? चांदा साहब। हर कोई चाहता भैया मैं नवाब बन जाऊं, तो चांदा साहब जो थे वो नवाब बनना चाहते थे, लेकिन अनवरुद्दीन नवाब था और अनवरुद्दीन की ब्रिटेन से ज़्यादा पड़ती थी, फ्रांसीसियों से कम। ऐसे ही हैदराबाद में नवाब था नासिर जंग, और मुजफ्फर जंग सपने देख रहा था कि भैया हमें नवाब बनना है। याद रखिएगा नासिर जंग था और मुजफ्फर जंग सपने देख रहा था कि हमें नवाब बनना है। नवाब बनने के सपने किसके थे? मुजफ्फर जंग के। तब देखिए इसमें हुआ क्या कि अनवरुद्दीन चांदा साहिब से ड्यूप्ले ने वादा किया कि अगर तुम मेरा साथ दो तो हम तुम्हें अनवरुद्दीन को हराने में मदद करेंगे और तुम्हें नवाब बनाएंगे कर्नाटक का। और सेम वादा उसने किससे किया? मुजफ्फर जंग से। लेकिन हैदराबाद अभी भी बहुत पावरफुल था, उसे हरा पाना पॉसिबल नहीं था। तो इन्होंने ये पूरा एक प्लान बनाया, प्री प्लान था पूरा अटैक। ड्यूप्ले के दिमाग से पूरा अटैक मतलब प्लानिंग था। ड्यूप्ले ने बोला चांदा साहब से और मुजफ्फर जंग से कि मुजफ्फर जंग तुम हमारी मदद करो चांदा साहब को कर्नाटक का नवाब बनाने में, और जैसे ही चांदा साहब कर्नाटक के नवाब बन जाएंगे कर्नाटक स्टेट हमारा हो जाएगा, और वहाँ से पूरी सेना लेकर हम हैदराबाद पर अटैक करके नासिर जंग को मारकर और तुम्हें वहाँ का नवाब बना देंगे। 1749 बैटल ऑफ आम्बूर। मुजफ्फर जंग, चांदा साहेब, ड्यूप्ले, combined army attacked on Anwaruddin and killed Anwaruddin in the battle of Ambu 1759। मार दिया गया अनवरुद्दीन को 1749 में। लेकिन अनवरुद्दीन का एक बेटा था मोहम्मद अली। याद रखिए अनवरुद्दीन का एक बेटा था मोहम्मद अली, जो भाग कर जाकर छिप जाता है कहाँ पे? मैं आपको दिखाता हूँ, त्रिचनापल्ली। दिख रहा है आपको? त्रिचनापल्ली। आरकॉट में अटैक हुआ आम्बूर, ये दिख रहा है आपको आम्बूर आरकॉट के पास। इस आम्बूर में इन्होंने मारा, किसको मारा? देखिएगा यहाँ पे अटैक होता है आम्बूर में, और आम्बूर में इन्होंने किसको मारा? अनवरुद्दीन को। अनवरुद्दीन का बेटा जैसे ही खबर पाता है आरकॉट से कहाँ भाग उठता है? त्रिचनापल्ली।
त्रिचनापल्ली के एक किले में छिप जाता है। जब तक बेटा जिंदा है तब तक चांदा साहिब नवाब बन ही नहीं सकते कि उत्तराधिकारी जो सक्सेसर है वो तो कौन है, मोहम्मद अली। अच्छा, मोहम्मद अली को ढूंढने के लिए एक सेना की टुकड़ी पहुंची और मोहम्मद अली को ढूंढने में लग गए। तब तक क्या हुआ, आगे की स्लाइड में हम देखते हैं। और एक तरफ कर्नाटक की कुछ आर्मी, चांदा साहिब की आर्मी, मुजफ्फर जंग, ड्यूप्ले ने अटैक कर दिया हैदराबाद पे। हैदराबाद में अटैक करके नासिर जंग को डिफीट करना चाहा, लेकिन मैं बता दूं नासिर जंग डिफीट नहीं हुआ। नासिर जंग की सडन डेथ हो जाती है 1750 में। और नासिर जंग को रिप्लेस करके मुजफ्फर जंग वहाँ पे आ जाता है। लेकिन मुजफ्फर जंग बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाता, क्योंकि मुजफ्फर जंग का 1 साल बाद उसको मार दिया जाता, उसकी हत्या कर दी जाती, उसका मर्डर हो जाता है मुजफ्फर जंग का। और मुजफ्फर जंग को रिप्लेस करके सलाबत जंग जो आता है वो भी कहीं ना कहीं तो किसका करीबी रहता है, फ्रांसीसियों का, जो बाद में करीबी बन जाता है किनका, ब्रिटिश का। ठीक है, याद रखिएगा, ब्रिटिश का। अब जैसा भी हो, लेकिन ड्यूप्ले की महत्वाकांक्षाएँ पूरी हो गई, लेकिन उसमें बस एक ही रोड़ा था, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली रुकावट बन रहा था कि भैया मोहम्मद अली को अगर मार दिया गया तो ड्यूप्ले ने जो प्लान बनाया था वो बिल्कुल 100% अपना सेटल हो जाएगा, प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा, जीत जाएंगे। ये ख्वाब था किसका, ड्यूप्ले का। तभी इंग्लैंड से मद्रास को फ़ोन आया, बोला भैया बैठे बैठे क्या कर रहे हो, फ्रांसीसी पूरे तरह से कब्जा कर लेंगे भारत पे, तब जाके लड़ोगे क्या। लेकिन अब किसी भी इंग्लैंड के किसी भी जो पर्सन यहाँ बचे थे उनमें किसी में हिम्मत नहीं थी कि भैया कोई आर्मी को लीड करे। और ऑर्डर क्या आया था कि जाके मोहम्मद अली को बचाओ त्रिचनापल्ली से और राजगद्दी पे बैठाओ, क्योंकि अगर मोहम्मद अली राजगद्दी पे बैठेगा तो ही ब्रिटेन रह पाएगा, और अगर मोहम्मद अली मार दिया गया तब तो ब्रिटेन भगा दिया जाएगा। एक क्लर्क था, इंग्लैंड से आया था क्लर्क मद्रास में, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। जब कोई आगे बढ़ना चाह ही नहीं रहा था तब ये रॉबर्ट क्लाइव आगे बढ़ा, और रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी पूरी ताकत के साथ जितना भी वो पावर ला सकता था, कुछ मुट्ठी भर सैनिक, तंजौर के राजा से थोड़ी बहुत मदद मांगी गई, कुछ सेना इकट्ठी की गई, लेकिन फिर भी ये सेना इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो चांदा साहिब को हरा दे, वो नासिर जंग को डिफीट कर दे, सॉरी नासिर जंग नहीं, मुजफ्फर जंग को डिफीट कर दे और ड्यूप्ले को डिफीट कर दे। इतनी पावरफुल भी सेना नहीं थी, और सभी जाकर लगे हुए थे कहाँ पे, ड्यूप्ले और चांदा साहिब त्रिचनापल्ली में मोहम्मद अली को ढूंढ रहे हैं। त्रिचनापल्ली के किले में था। रॉबर्ट क्लाइव पूरी आर्मी लेके पहुंचता है। देखिएगा बहुत ही हीरोइक कहीं ना कहीं इंसिडेंट है ये, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसे कहते दिमाग। तो रॉबर्ट क्लाइव वहाँ से राइज किया। ये मद्रास में थे, रॉबर्ट क्लाइव वगैरह कहाँ थे, मद्रास में। इनको भेजने के लिए कहाँ भेजा गया था कि भैया जाओ त्रिचनापल्ली, और किसको बचाओ, मोहम्मद अली को। अब मद्रास से त्रिचनापल्ली जाने का रास्ता मैं आपको बता दूं, ये जाता है यहाँ से आरकॉट आओ, आरकॉट से त्रिचनापल्ली आओ, और त्रिचनापल्ली में किले में उसको घेर रखा था किसने, ड्यूप्ले और चांदा साहिब की फोर्स ने। भैया रॉबर्ट क्लाइव ने दिमाग लगाया, और ये मद्रास से, याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने दिमाग लगाया और ये मद्रास से त्रिचनापल्ली ना जाके, क्योंकि पूरी आर्मी त्रिचनापल्ली में थी, कुछ ही आर्मी थी आरकॉट में, ये मद्रास से सीधे जाके आरकॉट पे अटैक कर देगा। सोचिएगा, अगर कोई भारत के दिल्ली पे अटैक करके कब्जा कर ले तो भैया भारत उसके अधीन आ जाएगा। उस देश की राजधानी, उस राज्य की राजधानी पे जिस देश का नियंत्रण स्थापित होगा, जिस देश के द्वारा उस देश की राजधानी किसी दूसरे देश के द्वारा किसी अन्य देश की राजधानी को कब्जे में ले लिया जाए तो उस देश का अधिकार उस पर आ जाता है। अब आरकॉट पे अटैक ब्रिटेन का, ड्यूप्ले ने बोला अरे तुम यहाँ मत खोजो, मोहम्मद अली को मैं ढूंढ के लाता हूँ, तुम वहाँ पहुँचो और बचाओ। तो यहाँ से निकले चांदा साहिब बचाने के लिए आरकॉट, जिनको रास्ते में ही बैटल मतलब लड़ना पड़ा। और ये रास्ते में जो बैटल होता है वो बैटल होता है रॉबर्ट क्लाइव और चांदा साहिब के बीच, और चांदा साहिब को मार दिया जाता है। और इस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव ने दिमाग लगा के एक तरफ चांदा साहिब को डिफीट किया, चांदा साहिब को मार दिया, मोहम्मद अली को उठाकर कर्नाटक की राजगद्दी पे बैठा दिया गया,
और ड्यूप्ले यहाँ पे था, लेकिन अब रॉबर्ट क्लाइव राइज कर चुका था। अब देखियो दिमाग लगाएगा, एक पल भी शांत नहीं बैठेगा। उसने अगला स्टेप क्या लिया? रॉबर्ट क्लाइव 1751 में किल्ड चांदा साहिब एंड कैप्चर्ड द कर्नाटक। ये जो एरिया मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक मैंने आपको स्टोरी में बताया, ये पूरे कर्नाटक को कैप्चर कर लेगा। 1755 में एक ट्रीटी हुई बाय ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, सेकेंड कार्नेटिक वॉर एंडेड। 1755 में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होती, याद रखिएगा। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की ट्रीटी एक्सला चैपल, और सेकेंड कार्नेटिक वॉर द्वितीय कर्नाटक युद्ध की ट्रीटी ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, मतलब पौंडीचेरी की संधि। इसमें बोला गया कि अगले कुछ समय तक कोई एक दूसरे से लड़ेगा नहीं, फ्रांस और इंग्लैंड दोनों लड़ेंगे नहीं, और जितना इंग्लैंड को मिल जाएगा, जितना फ्रांस को मिल जाएगा। लेकिन तभी क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने दिमाग लगाया, कुछ पैसा फ्रांस भेज के ड्यूप्ले को यहाँ से वापस भिजवा दिया, क्योंकि इनको मालूम था अगर ड्यूप्ले रहेगा भारत में तो भैया इंग्लैंड के लिए मुसीबत हमेशा रहेगी। तो ड्यूप्ले को वहाँ पे इंग्लैंड में घूस दे के ड्यूप्ले को यहाँ से भेज दिया गया, और ड्यूप्ले को रिप्लेस करके आता है गोदेहू, नीचे नाम लिखा हुआ। गोदेहू एक फ्रांसीसी गवर्नर होता है जो ड्यूप्ले के बाद में इंडिया में आता है, और पौंडीचेरी के जो इनका सेटलमेंट होता है वहाँ पे आता है गोदेहू। अब देखिए आगे क्या होता है, गोदेहू आ गया, दोनों में सेटलमेंट हो गया। पौंडीचेरी में बोला गया कि दोनों आपस में भिड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है। कैसे? पहले का कारण क्या था? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, ये यूरोप से हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे किसी की गलती नहीं थी। सेकेंड कार्नेटिक वॉर का रीज़न क्या था? सेकेंड कार्नेटिक वॉर का रीज़न था ड्यूप्ले का एम्बिशियस होना और हैदराबाद और कर्नाटक के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना, वो सेकेंड कार्नेटिक वॉर का रीज़न है। लेकिन थर्ड कार्नेटिक वॉर जो है वो भी इंग्लैंड से ही, यूरोप से ही उसका नाता जुड़ा हुआ था। कैसा नाता जुड़ा हुआ था? जो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी में बात हुई थी कि भैया ट्रूस मतलब युद्ध विराम, हम दोनों आपस में लड़ेंगे नहीं। देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है, द ट्रूस वॉज शॉर्ट लिव्ड एज बोथ वर एट लॉगर हेड्स अगेन इन 1756। जो आपस में शांति थी वो कुछ समय तक ही टिक पाई। 1756 में ये दोनों फिर भिड़ पड़े। उसका रीजन क्या था? दिस वॉज ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ 7 years वॉर बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड। अभी आगे मैंने 7 year वॉर पे पूरा स्लाइड भी बनाया, वहाँ पे मैं आपको भी बताऊँगा। 7 year वॉर सप्तवर्षीय युद्ध जिसको हिंदी में बोलते हैं, फ्रांस इंग्लैंड के बीच हुआ, और ये कारण बना किसका? तृतीय कर्नाटक युद्ध का। बट दे वर नो लॉन्गर इक्वल राइवल्स बाई देन। याद रखिएगा, अब समय बदल चुका है, अब दोनों बराबर के नहीं हैं। ब्रिटिश हैड न्यूली एक्वायर्ड इन्फ्लुएंस इन बंगाल इन 1757। अभी 1757 के स्टार्टिंग में ही 56 के आखिरी में ब्रिटिश ने बंगाल में पैर जमा लिया है। अब ब्रिटिश फ्रांस से ज़्यादा पावरफुल है, दोनों इक्वल राइवल नहीं हैं। द इनॉर्मस वेल्थ ऑफ बंगाल हैड मेड द इंग्लिश मोर पावरफुल देन फ्रेंच। समझिए, जो बंगाल से इनॉर्मस वेल्थ इनने पाई थी वो इंग्लिश को बहुत पावरफुल कर देता है। किससे? फ्रेंच से। क्या होता है? Hence the scales tipped in favor of the British during the final war at on Wandiwas। वांडीवॉस में फाइनल वॉर होता है, इंडिया में ही वांडीवॉस, ठीक है, मद्रास से सदन में वांडीवॉस में वॉर होता है। दिस वाज नोन एज द थर्ड कार्नेटिक वॉर, इसे तीसरा कार्नेटिक वॉर कहा जाता है। अ सीरीज ऑफ वॉर फॉट बिटवीन फ्रेंच एंड इंग्लिश फ्रॉम 1757 टू 1763। 1757 से 1763 के बीच में लड़ा गया, इसी को तीसरा कार्नेटिक वॉर बोला गया। अब तीसरा कार्नेटिक वॉर क्यों बोला गया? क्योंकि इससे पहले 2 बार ये भिड़ चुके थे, इसको भी इसी में शामिल कर दिया गया, इसी वॉर की सीरीज में। देखिएगा थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इवन स्प्रेड बियॉन्ड सदर्न इंडिया टू बंगाल व्हेन द फ्रेंच फैक्ट्री एट चंद्रनगर वाज सेट बाय द ब्रिटिश अंडर कर्नल क्लाइव 1757। याद रखिएगा, ये केवल साउथ में नहीं है, साउथ से बंगाल तक फैल गया ये वॉर। चंद्रनगर में फ्रांसीसियों की कंपनी थी, उसको कैप्चर कर लिया किसने? क्लाइव ने। प्लासी के युद्ध के पहले इसी वॉर के दौरान क्लाइव ने उसको कैप्चर कर लिया। युद्ध चल रहा है साउथ में, आग पहुंच गई नॉर्थ तक, क्लाइव ने चंद्रनगर जो फ्रांसीसियों की जगह थी उसको कैप्चर कर लिया। वांडीवॉस का युद्ध हुआ,
1760 में। इसमें एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव कि इंग्लिश जनरल का नाम क्या था, तो याद रखिए इंग्लिश जनरल का नाम था जनरल आयरकूट, जिनका युद्ध हुआ था फ्रांस के जनरल थे लाली। तो जनरल आयरकूट ब्रिटिश जनरल अगेंस्ट द फ्रेंच जनरल लाली, इन दोनों के बीच में वॉन्डिवॉस का युद्ध होता है 1760 में। दिस वॉज a decisive win for the English. They signed the Treaty of Paris in 1763, according to which the factory at Chandernagore was given back along with Pondicherry, but the French were to remain limited to a mere trading entity under the protection of the British. याद रखिएगा, इसमें इस वॉर की थर्ड कार्नेटिक वॉर है, इसकी ट्रीटी कौन सी थी? ट्रीटी ऑफ पेरिस। ये आते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन प्रीलिम्स में, याद रखिएगा। फर्स्ट की ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल, सेकेंड की ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, थर्ड की ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763, जिसमें बोला गया फ्रांस का जो है फ्रांस को दे दो, इंग्लैंड का जो इंग्लैंड अपने पास रखे। ठीक है, अब फ्रांस की सारी शक्तियाँ ख़त्म कर दो, अब फ्रांस बस यहाँ पे एक ट्रेडिंग कंपनी बन के रहेगा, एक व्यापारी है हमारी नज़र में, व्यापार करेगा। अगर ये कहीं भी भूल से एक्सपांशनिस्ट का काम करने लगा तो ब्रिटेन फ्रांस को यहाँ से जड़ से उखाड़ के फेंक देगा। ये बात हुई इसमें, और इस शर्त पे तृतीय कर्नाटक युद्ध खत्म होता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध जब खत्म हुआ तो कुछ बहुत अच्छी चीज़ें जो मैं आपको बता दूं। देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा था, इंग्लिश नॉट ओनली एक्सपेल्ड द फ्रांस विद इन 20 ईयर्स। ये वैल्यू एडिशन है, याद रखिएगा आंसर राइटिंग के लिए। द इंग्लिश नॉट ओनली एक्सपेल्ड द फ्रांस विद इन 20 ईयर्स, ये जो 20 साल तक जो युद्ध चला ना, इसमें केवल यहाँ से भगाया ही नहीं गया, बट ऑल्सो लर्न वैल्यूएबल लेसन्स विच हेल्प देम सबजुगेट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बल्कि यहाँ से ब्रिटिश और खासकर रॉबर्ट क्लाइव ने ये सीखा कि भैया भारत में राज करने के लिए और क्या क्या चीज़ें हैं या क्या हमें हेल्प मिल सकती है। रिसर्च हो गया एक तरीके से। वो क्या हुआ रिसर्च, देखिए नीचे लिखा था नोटेबल लर्निंग्स वर। पहला, एब्सेंस ऑफ पैन इंडियन नेशनलिज्म, ध्यान दीजिएगा, पैन इंडिया नेशनलिज्म, पूरे भारत में राष्ट्रवाद का एब्सेंस, राष्ट्रवाद है ही नहीं, नेशनलिज्म है नहीं। नेशनलिज्म की डेफिनेशन क्या है? A group of people having common thought, common aspirations, common belief, common knowledge is called nationalism. नेशनलिज्म एक इंट्रिंसिक फीलिंग है। कई लोगों ने बोला है कि भैया लोगों का ऐसा समूह जिनका विचार एक हो, सोच एक हो, ज्ञान एक हो, वो ऐसे समूह के लोगों को एक जो भारत में विश्वास रखते हो उन्हें हम क्या बोलेंगे? राष्ट्र, मतलब उसी विचारधारा को हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। लेकिन किसी को उस समय भारत से मतलब था ही नहीं। हमारा हैदराबाद, हमारा कर्नाटक, हमारा भोपाल, हमारा सिंधिया राजघराना, ग्वालियर, सबको अपने अपने की फिक्र थी। किसी को भी राष्ट्रवाद की बात ना सोचने में आती थी, ना कोई समझ पाता था उस समय। तो ये मालूम चल गया इंग्लैंड को कि भैया नेशनलिज्म तो इंडिया में है ही नहीं। सेकंड और क्या नहीं है? द पोटेंशियल ऑफ एन इंडियन सोल्जर, इंडियन सोल्जर की पोटेंशियल इन्होंने भाप ली, युद्ध लड़े, इनको मालूम चल गया 3 युद्ध में कि इंडियन सोल्जर की पोटेंशियल क्या है। और थर्ड देखिए, सुपीरियर यूरोपियन वॉरफेयर टेक्निक, ठीक है, वैसे इंडियन वॉरफेयर टेक्निक, यूरोप के लोगों की वॉरफेयर युद्ध तकनीक, युद्ध लड़ने का तरीका, और इंडिया के लोगों का युद्ध लड़ने का तरीका, ये दोनों देखा गया। बोला इसमें सबसे सुपीरियर कौन है? यूरोपियन वॉरफेयर। हम मैसूर के युद्ध में देखेंगे, बहुत अच्छे से मैं इसको समझाऊंगा यूरोपियन वॉरफेयर। क्यों? हैदर अली वाज द फादर ऑफ टीपू सुल्तान, जब तक वो अपनी वॉरफेयर करता रहा वो जीतता रहा। क्योंकि देखो यार, अपनी वॉरफेयर को किसी को बताना नहीं चाहिए। ये जो थर्ड पॉइंट है इसको गलत साबित करके दिखाया था हैदर अली ने। और हैदर अली ने जब यूरोपियन टेक्निक को अपनाया तो हर एक बैटल में डिफीट किया गया। क्यों? क्योंकि आप अपने दुश्मन की तरह लड़ोगे तो तुम्हारा दुश्मन उसमें तुमसे ज़्यादा माहिर है तो तुम्हें डिफीट कर ही देगा ना। तो याद रखिएगा, ये 3 नोटेबल लर्निंग्स यहाँ पे इनको मिलती हैं। तो ये रहे 3 कर्नाटक युद्ध। तीनों कर्नाटक युद्ध के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तीनों की ट्रीटी याद रखिएगा, डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रीटी याद रखिएगा। और ट्रीटी के नाम के अलावा इसमें एक सेकेंड कार्नेटिक वॉर में क्या क्या उठापटक की थी ड्यूप्ले ने, बस ये याद रखना है। जो मैंने पिछले अभी लेक्चर में आपको बताया पीछे, वो थोड़ा सा एक बार आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में। फिर हम बात करते हैं 7 ईयर्स वॉर, सप्तवर्षीय युद्ध। याद रखिएगा कौन सा युद्ध? सप्तवर्षीय युद्ध। मैं आपको उसके बारे में बता दूं।
ये यूरोप का मैप है। ये आपको फ्रांस दिख गया, ये आपको ग्रेट ब्रिटेन दिख गया, ये स्पेन दिख गया, ये पोर्चुगल दिख गया, ये आपको ऑस्ट्रिया दिख गया जिसके सक्सेशन के लिए फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ था। ये प्रसिया और ये जो इतना एरिया ये आपको दिख रहा है ना, दैट वाज एट प्रेजेंट टाइम जर्मनी। एट प्रेजेंट ये सभी इलाके जर्मनी हैं। एंड एट दैट टाइम इन पास्ट ये बहुत छोटे छोटे इलाकों में बटे हुए, तो उसमें सबसे पावरफुल जो जर्मन स्टेट था वो था प्रसिया। प्रसिया वॉज द वेरी पावरफुल जर्मन स्टेट, याद रखिएगा, ठीक है। प्रसिया वॉज द वेरी पावरफुल जर्मन स्टेट एट दैट टाइम, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये 7 साल से 7 ईयर वॉर लड़ा गया। 7 ईयर वॉर क्यों? इस एक सिलिसिया, पोलैंड अभी एट प्रेजेंट पोलैंड में है, सिलिसिया एक एरिया है, उस सिलिसिया एरिया के पीछे ये वॉर हुआ था। ये वॉर हुआ क्यों था, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको आगे ले चलता हूँ, स्लाइड में बताता हूँ ताकि हमारा नोट्स भी मेकिंग होता रहे। देखिए, वॉर वॉज फॉट बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड प्रसिया, याद रखिएगा। ये वॉर किनके बीच में हो रहा था? ऑस्ट्रिया एंड प्रसिया ऑन द इशू ऑफ सिलेसिया। किसके इशू के लिए? सिलेसिया। मतलब ये कौन लड़ रहा था? एक तरफ ऑस्ट्रिया था और एक तरफ प्रसिया था। ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, इस जगह पे सिलेसिया था, इसके लिए ये इनसे लड़ रहा था और ये इनसे लड़ रहे थे कि भई ये सिलेसिया जो एरिया है जहाँ कोल और आयरन का रिजर्व है ये हमें मिल जाए। और ये भाई साहब देखो, इनके पास कुछ नहीं था भाई, इनके पास एफिल टावर है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये भी ध्यान लगाए बैठे थे भैया हमको भी मिल जाए थोड़ा बहुत कोयला और आयरन। तो इन भाई साहब ने क्या किया, ये भाई साहब साइड चले जाएंगे, किसके? ऑस्ट्रिया के, ठीक है। और ग्रेट ब्रिटेन किसके साइड चला जाएगा? प्रसिया के। और ये दोनों आपस में लड़ेंगे, और क्यों लड़ेंगे उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए क्या हुआ था। France sided with Austria because France is a country without resource and resources of France depend upon Rhineland। याद रखिएगा, फ्रांस साइडेड विथ ऑस्ट्रिया, फ्रांस ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया। क्यों? क्योंकि फ्रांस एक राइनलैंड पे डिपेंड करता था जो जर्मन टेरिटरी थी, मतलब प्रसिया के अंडर में थी, और प्रसिया एक जर्मन स्टेट था। इफ फ्रांस बिकम्स पावरफुल then Prussia will not be able to then France will not be able to exploit with Prussia। तो ये मालूम था प्रसिया को कि भैया अगर फ्रांस पावरफुल हो गया तो उसे हम एक्सप्लॉइट तो कर ही नहीं पाएंगे। तो ये फ्रांस को पावरफुल नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए फ्रांस का इंटरफेरेंस नहीं चाहता था। लेकिन जब प्रसिया ऑस्ट्रिया लड़े तो फ्रांस वॉज साइडेड विथ ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड साइडेड विथ प्रसिया। फ्रांस ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया, इंग्लैंड ने प्रसिया का। और इस तरीके से इंग्लैंड क्यों आ गया? नाउ इंग्लैंड एंड फ्रांस इंगेज इन इंटरनेशनल मैटर्स। इंग्लैंड क्यों आ गया? देखिए थर्ड पॉइंट में, इंग्लैंड वांटेड फ्रांस टू इन्वॉल्व इन द इंटरनेशनल मैटर। इंग्लैंड चाहता था भैया फ्रांस इंटरनेशनल मैटर में आए, अगर वो आएगा ना तो पावरफुल हो ही नहीं पाएगा, उसको लड़ते लड़ते हमेशा लॉस ही होगा। जैसे भारत को देख लो, 1971 गरीबी हटाओ का नारा भी तो आया था इसी टाइम भाई। 1962 में चीन ने हम पे अटैक किया, 1966 में नेहरू जी हमको छोड़ के चले गए, अनाथ कर गए। 65 में पाकिस्तान बोले अनाथ हैं अटैक करो, पाकिस्तान आ गया अटैक करने। 66, 67 भयंकर सूखा फेमाइन इंडिया में, तभी तो हम लेकर आए थे हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन तभी 71 में इंदिरा गांधी ने मन नहीं माना, बांग्लादेश के लिए युद्ध कर लिया। अब बांग्लादेश के युद्ध से क्या हुआ? युद्ध तो हुआ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और रीजन क्या था? बांग्लादेश। तो इसी तरीके से मैटर क्या था? सिलिसिया। टेंशन किसी और की, लड़ पड़े इंग्लैंड और फ्रांस। तो जैसे इंडिया में हुआ था, एशिया में, मतलब एशियन कॉन्टिनेंट में हुआ था कि भैया पाकिस्तान बुरी तरीके से बर्बाद हो गया इसमें, और इंडिया को भी लॉस हुआ था। ऐसे ब्रिटेन को हार्मफुल हुआ वॉर, लेकिन फ्रांस तो डिजास्टर्स बर्बादी हो गया। और इस तरीके से इन तीनों के बीच में जब ये, मतलब इन दोनों के बीच में जब वॉर एंड हुआ तो एक ट्रीटी हुई, उसी ट्रीटी को हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस।
और ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद से इंडिया में भी शांति होती। तो ये 7 ईयर वॉर था जो मैंने आपको समझाया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर इसके डिटेल नोट्स आप चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप करेंगे अपना नेम, ठीक है, और प्लेस, मैं आपको नोट्स आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन आपको कुछ ही दिन में, मतलब शाम तक या कल तक नेक्स्ट सेशन इसके मिल जाएंगे, जो बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर है। चलो।